नमस्कार। हमारे सोशियो अड्डा के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे जाने-माने सोशियोलॉजिस्ट और सोशल इश्यूज़ के एक्सपर्ट अजय सर फिर से हमारे साथ हैं और इस बार बात करेंगे हम अपने देश में समाज संस्था विवाह के बारे में। मैरिज एज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या होता है विवाह? दुनिया के अलग-अलग देशों में इसके बारे में क्या सामाजिक अवधारणाएँ हैं, समाजशास्त्रीय चिंतन है, सोच है। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतकों के द्वारा इस पर क्या-क्या अवदान दिया गया है और कैसे वर्तमान में आधुनिक समय में इसमें बदलाव आ रहे हैं। क्या विवाह एक संस्था के रूप में आज भी कायम है? क्या विवाह एक संस्था के रूप में इसका क्षरण या पतन हो रहा है? या विवाह की संस्था अभी भी भारत में मजबूत है और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार और स्तंभ के रूप में काम कर रही है। इन्हीं तमाम विषयों के बारे में जानेंगे अपने सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट अजय सर के साथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पहले तो जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये बताएं कि आमतौर पर विवाह का मतलब समाजशास्त्र में, विधि की परिभाषा में या एक सामान्य व्यक्ति के लिए व्हाट इज मैरिज, विवाह किसे कहते हैं? सर देखिए, यौन संबंधों के संस्थागत रूप को अभी जैसे आपने कहा कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह, तो मसला तो ये होता है कि संस्था है क्या, क्योंकि इसी की समझ बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन कहते किसे? इंस्टीट्यूशन कहते किसको है? तो कोई भी सिस्टमेटिक प्रोसीजर, कोई भी व्यवस्थित कार्य पद्धति या नियमों की व्यवस्था जी। जिसको कि विधिक या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, उसको आप संस्था कहते हैं। जी। केवल व्यवस्थित कार्य पद्धति को आप संस्था नहीं कहते, नहीं कहते। उसको विधिक या सामाजिक स्वीकृति होनी मिलना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि विधिक और सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से उसको एक अथॉरिटी, मतलब कि एक सत्ता प्राप्त होती है कि जब आप उस सिस्टमेटिक प्रोसीजर या उन नियमों की व्यवस्था के माध्यम से किसी लक्ष्य को अर्जित करते हैं। हाँ, मतलब एक तो- सोशल एक्सेप्टेंस होती है, एक रिकॉग्निशन होती है। तो उन लक्ष्यों को भी स्वाभाविक रूप से सामाजिक और विधिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जी। जब विवाह की बात आती है तो यौन संबंधों के संस्थागत रूप को, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशन को ही हम मैरिज कहते हैं, विवाह कहते हैं। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि जब भी विवाह होते हैं तो उसमें कुछ, जैसे कि अगर आप हिंदू विवाह को देखें तो उसमें कुछ रिचुअल्स का परफॉर्मेंस होता है, जो कि सिस्टमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो एक सीक्वेंस में होती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मुस्लिम विवाह को, तो उसमें भी निकाहनामा होता है, वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। क्रिश्चियनिटी के भीतर भी देखेंगे तो उसमें भी एक सेरेमनी होती है जिसमें कि रिंग का एक्सचेंज होता है, जिसको कि सोशल और लीगल एक्सेप्टेंस होती है। तो इस तरीके के सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू ही विवाह को सेलेमनाइज किया जाता है, किसी भी विवाह को संपन्न किया जाता है। लेकिन जब विवाह के संदर्भ की बात की जाती है कि विवाह की उत्पत्ति का संदर्भ क्या है, जैसा कि आपने कहा कि समाजशास्त्रियों या मानव शास्त्रियों के संदर्भ में, तो उन लोगों का कहना है कि इसका एक उद्विकासीय क्रम है, क्योंकि जो आदिम अवस्था थी उस समय के जीवन को उन्होंने कहा है यौन साम्यवाद की काल्पनिक अवस्था, कि वहां पे किसी भी तरीके की यौन संबंधों के नियमन के लिए मूल्य मानदंड नहीं थे, कोई नियम नहीं था। तो यौन संबंध स्वच्छंद रूप से होते थे, उसको उन्होंने कहा इमेजिनरी स्टेज ऑफ सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। फिर उसके बाद जब थोड़ा स्टेबल सोशल लाइफ शुरू हुई, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज इवॉल्व होने लगे, तब फिर समूह के भीतर विवाह को निषिद्ध किया जाने लगा। तब फिर जब कोई एक समूह किसी दूसरे के ऊपर आधिपत्य स्थापित करता था, तो सामूहिक रूप से यहाँ के सभी पुरुष दूसरे समूह की सभी स्त्रियों के साथ विवाह कर लेते थे, जिसको कहा गया ग्रुप मैरिज। समय के साथ महिलाओं के लिए ही युद्ध होने लगे, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रथा शुरू हुई, जिससे कि महिलाओं की संख्या कम हुई। तब फिर पॉलीएंड्री शुरू हुई, बहुपति विवाह शुरू हुआ कि एक स्त्री के साथ अनेक पुरुषों का विवाह होने लगा। लेकिन समय के साथ जो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, उसकी तुलना में समाज शांतिपूर्ण स्थितियों की तरफ आगे बढ़ा, और तब फिर सेक्स रेशियो में जब बैलेंस रीस्टैब्लिश हुआ, तब फिर एक स्टेज आई जिसको कहा गया वॉलेंटरी मोनोगैमी या स्वैच्छिक एक विवाह। स्वैच्छिक एक विवाह मॉडर्न मोनोगैमी जैसी नहीं थी।
ये केवल म्यूचुअल कंसेंट तक थी, जिसको कि अभी के आप लिव इन फिनोमिना से कंपेयर कर सकते हैं ठीक कह रहे हैं। कि जब तक आपस में रजामंदी रहती थी तब तक हम तो एक ये दूसरे के साथ थे। जी अनस्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज थी। इसको आपने कहा वॉलेंटरी मोनोगैमी। इसके बाद जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन इमर्ज हुआ और पैट्रियार्की एस्टैब्लिश हुई, तो महिलाओं को भी संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा और लोगों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करना शुरू किया, जिससे कि बहुपत्नी विवाह या पॉलीगाइनी शुरू हुई। फिर जब हम रेनेसा की बात करते हैं या उसके बाद की जबकि आधुनिक मूल्य सृजित हुए और लिंग समानता के ऊपर, मानव अधिकारों के ऊपर बल दिया जाने लगा, तब फिर मॉडर्न मोनोगैमी शुरू हुई, जिसको कि हम वर्तमान समय में देखते हैं। तो ये तो इसका उद्विकासीय संदर्भ था। लेकिन यदि आप विवाह को देखें तो विवाह के संदर्भ में जितने भी मानव शास्त्री या समाज शास्त्री हैं, उनका कहना है कि इसके विभिन्न उद्देश्य हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो है यौन आवश्यकताओं की संतुलित संतुष्टि की, एक सिस्टमेटिक सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। ये सबसे बड़ी चीज है कि इसको व्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मर्डॉक जैसे विचारक, उन लोगों का कहना है कि ये केवल और केवल यौन संतुष्टि ही नहीं, बल्कि बच्चों का प्रजनन, उनका लालन पालन, लेकिन साथ ही प्रोविजन ऑफ अ होम की जो है एक सिक्योर्ड प्लेस ऑफ लिविंग भी ये क्रिएट करता है। और साथ में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक नीड के फुलफिलमेंट के मीन्स के रूप में भी, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में भी ये काम करता है। तो उन्होंने इसके मल्टीपल डायमेंशंस बताए कि इन आवश्यकताओं को, जो कि मूलभूत हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मूलभूत है, उसके संदर्भ में विवाह महत्वपूर्ण कामों को करता है। ठीक है। भारतीय संदर्भ की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में यदि आप देखें तो हिंदू समाज में संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और 16 संस्कार की बात की जाती है, जिसमें कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और महिलाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि ये उनके जीवन में पड़ने वाला पहला महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसके माध्यम से ही कोई स्त्री और पुरुष, जो हमारे 4 आश्रम हैं, धर्म अर्थ काम नहीं, वो तो जो है आपके लक्ष्य हैं सब, पुरुषार्थ जिनको आपने कहा है। आश्रम जो है वो आपके ब्रह्मचर्य, अच्छा, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो गृहस्थ आश्रम को सभी अन्य आश्रमों की धुरी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी में आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो इनमें से पहले 3 को अर्जित कर चौथे परम पुरुषार्थ को अर्जित करने के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आकर के तो हिंदू सिस्टम के भीतर हमेशा विवाह का उद्देश्य जब निर्धारित किया जाता है तो इसमें 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहले को कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का संपादन। कर्तव्यों में अगर आप देखें तो 5 महाऋणों से मुक्ति, 5 यज्ञों का संपादन और साथ ही अन्य आश्रमों के जो निवासी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे प्रजा। प्रजा का मतलब होता है संतानोत्पत्ति के माध्यम से समाज को निरंतरता प्रदान करना। ये अर्थ में आ गया। नहीं, जब आप विवाह के उद्देश्य की बात करते हैं तो 3 उद्देश्य हैं। वो तो हमने आपसे कहा कि पुरुषार्थ थे। अच्छा, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जी, वो तो पुरुषार्थ थे। लेकिन अगर केवल विवाह के उद्देश्य की बात की जाए तो 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है धर्म, जो कि कर्तव्यों का संपादन, जो कि आप अगर देखें तो यज्ञ का संपादन। कोई भी पुरुष, आप देखते होंगे कि घर में जब सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है तो साथ में पत्नी बैठती है और गांठ बांध के बैठती। तो यज्ञों का संपादन पति और पत्नी साथ साथ। तो यज्ञों का संपादन, 5 ऋणों से मुक्ति का प्रयास, तो जितने भी आप पूजा पाठ करेंगे वो साथ साथ करेंगे। इसके बाद प्रजा, दूसरी चीज, प्रजा का मतलब है संतानोत्पत्ति के माध्यम से समाज को निरंतरता प्रदान करना, क्योंकि जो भी बुजुर्ग हैं वो समाप्त होते रहते हैं और जब तक आप उसमें नया इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मॉडर्न टाइम में अगर आप देखिए तो हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। TFR की 2.1 रिप्लेसमेंट रेट है कि अगर 2.1 से TFR कम हो जाती है तो पॉपुलेशन घटने लगती है और समय के साथ वो समाज समाप्त हो सकता है। तो निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रजा में भी अगर आप देखें तो कन्या और शिष्य और कन्या और पुत्र दोनों को समान महत्व दिया गया है। पुत्र जन्म को इसलिए क्योंकि वो वंश को निरंतरता प्रदान करता है और उसके द्वारा दी गई मुखाग्नि से ही
माता पिता मोक्ष के अधिकारी होते हैं। लेकिन कन्या जन्म को भी समान महत्व दिया गया था हिंदू सिस्टम के भीतर, क्योंकि कन्या दान को सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया था और ये माना गया था कि कन्या दान के बिना माता पिता की गोद पवित्र नहीं होती, और जब तक उनकी गोद पवित्र नहीं होती तब तक वो मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनके यहाँ कन्याएं नहीं होती हैं वो अपने जो भी नातेदार रिश्तेदार होते हैं उनकी लड़कियां होती हैं तो विवाह कराते हैं, करते हैं, उसका कन्यादान करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंस दिया गया वो है रति, मतलब कि सेक्सुअल प्लेजर। तो हिंदू सिस्टम के भीतर अगर आप देखें तो सेक्सुअल प्लेजर को लीस्ट सिग्निफिकेंस दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म, फिर प्रजा और तब रति। बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण था जो कि विवाह का संदर्भ था। अब आधुनिक संदर्भ और समय में मौजूदा दौर में आप विवाह को किस रूप में देखते हैं और क्या बदलाव आ रहे हैं? मौजूदा दौर में जो परंपरागत पद्धतियां थी तो उसमें जो जीवन साथी के चयन से संबंधित नियम थे वो बहुत ही कठोर थे। जैसे कि अगर आप देखें तो दो तरीके के नियम थे हिंदू सिस्टम के भीतर। अगर आप देखते हैं तो एक अंतर्विवाह, एक बहिर्विवाह। बहिर्विवाह की जैसे कि आपको अपने गांव के बाहर, अपने गोत्र के बाहर, अपने पिंड के बाहर विवाह करना होता था। अंतर्विवाह अपने जाति, वास्तव में अपने उपजाति के भीतर विवाह करना होता था। इसी तरीके से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के नियम थे। वैसे जो 8 प्रकार हैं विवाह के, तो वो सब जो है कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन साथ ही विवाह, सुर विवाह, ये विवाह, जी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती थी, क्योंकि परिवार के जो बुजुर्ग थे वही जीवन साथी का चयन करते थे, उन्हीं का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होता था। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे बदल रहा है जी, तो अब अंतरजातीय विवाहों को भी स्वीकृति मिल गई है। जो हमारे प्रतिबंध थे, जैसे कि गोत्र के प्रतिबंध थे, उनको भी अब स्वीकृति मिलती जा रही है, क्योंकि जब अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को स्वीकृति मिल चुकी है, इसका मतलब कि अब ये पारस्परिक पसंद के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। ये परंपरागत नियमों और बंधनों से मुक्त हो चुका है जी। फिर इसके अनेक नए स्वरूप भी विकसित हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो यहाँ पे भौतिकवादी मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरी चीज की जो कंपल्सिव सिचुएशंस ऑफ लाइफ हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। जैसे आप वर्तमान समय में देखें तो लिव इन फिनोमिना इमर्ज हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी इमर्ज हो रही है। इसी तरीके से समान अधिकार के नाम पे, स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पे आप समलैंगिकता को देख रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है। होमोसेक्सुअलिटी के, सेम सेक्स मैरिज को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। यद्यपि 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया सेम सेक्स मैरिज को हम लीगल नहीं कर सकते हैं। ये संसद की विषय वस्तु है, वो निर्धारित करेगी इसे। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस समय है, लेकिन जो भी आप बदलाव देख रहे हैं वो वर्तमान जो भी आपकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो मूल्य मानदंड हैं, जो उनमें ट्रांजिशन एक हमको दिखाई पड़ता है, उसके आधार पर अब लिविंग पैटर्न्स जो है चेंज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है एकदम नहीं है। अब जैसे कि अगर आप लिव इन फिनोमिना को देखें तो हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनमें कि प्री मैरिटल सेक्स और उससे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डॉर्मेटरीज ये एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कि यूथ एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, और अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो उसको मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अब वही चीज़ें जो हैं ये व्यापक रूप से हो रही हैं, और अब केवल ट्राइबल या किसी खास समाज और समुदाय का हिस्सा ना होकर के ये हर समाज जी, ये ग्लोबल फिनोमिना बन गई है। अब चूंकि ये इतने व्यापक स्तर पर ये प्रसारित हो चुकी है, तब उसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों ने उसके संदर्भ में नियम भी बनाए। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड में देखें तो 2024 में उसने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, अब तो कई राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल शुरू की है, तो उस जो बीजेपी शासित राज्य जी, तो उसमें तो उसने कंपलसरी किया है कि अगर कोई कपल लिव इन फिनोमिना में रह रहा है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ताकि उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जा सके। क्योंकि मैरिज हमेशा अगर आप देखिए तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब कि लीगल या सोशल एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए।
ये केवल और केवल चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं नहीं हो होना चाहिए, सकती। क्योंकि कोई भी सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ जब तक रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी तो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशंस आएंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स उससे इमर्ज होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि विवाह एक संस्था के रूप में आगे भी बनी रहेगी या कमजोर पड़ेगी? ये जितने भी अभी तक सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हों, चाहे वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ की हों, सभी जगह पे ये माना जाता है कि इससे डिविएशंस तो हमको दिखाई पड़ते हैं जो कि वो मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी जो हमारे परंपरागत स्वरूप है विवाह के, हो सकता है कि स्पाउस को चूज करने के आधार चेंज हो, लेकिन जो परंपरागत स्वीकृति वैवाहिक संबंधों को है वो अभी भी बनी हुई है। और ऐसी कोई संभावना अभी नहीं दिखाई पड़ती है कि निकट भविष्य में ग्लोबली इसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई खतरा है कि कोई दूसरी संस्था इसको रिप्लेस करेगी या अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगी, क्योंकि ये जिन फंक्शंस को परफॉर्म करती है उसका अभी कोई और रिप्लेसमेंट नहीं हो जिस सकता। इफिकेसी से परफॉर्म करती है उसके मुकाबले में किसी भी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे सोशियोलॉजिस्ट और सोशल इश्यूज के एक्सपर्ट अजय सर ने विवाह संस्था के बारे में बहुत सारी स्पष्टता हमें प्रदान की, हमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से अवगत कराया और बताया कि वर्तमान और भविष्य विवाह की संस्था का क्या है। ऐसे ही तमाम सामाजिक विषयों पर यदि आपकी अभिरुचि है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बता सकते हैं, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बना करके आपके सामने लेकर आएंगे। आपसे निवेदन है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, हमारा प्रोग्राम देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।